और अब बात करते हैं उस आत्मविश्वास की जो यकीनन जीत दिलाएगा, क्योंकि बीते 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। जिंदगी जीने के अंदाज से लेकर पढ़ने के तरीके तक सब बदल गया है। अब ज्यादातर सिलेबस 6 इंच की मोबाइल स्क्रीन से लेकर 18 इंच के लैपटॉप और कंप्यूटर तक सिमट गई है। बच्चों ने ज्यादातर वक्त ऑनलाइन तैयारी की है। हालांकि बीते कुछ महीनों से स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और अब बारी है उस पढ़ाई के कसौटी पर उतरने की, वक्त है उस परीक्षा से गुजरने की जिसकी तैयारी पूरे साल की गई। कल से राजस्थान में 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। कमाल की बात यह है कि बीते 2 सालों में कोरोना काल में बच्चों पर ऑनलाइन पढ़ाई का कितना असर पड़ा, यानी मनोवैज्ञानिक तौर पर वो मजबूत हुआ या कमजोर, इस पर बहस होती रही है और आज भी हो रही है। और सोचिए, मनोविज्ञान के पेपर के साथ ही कल से परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि हम आपके मन के डर को निकालें और परीक्षा से पहले कैसे तैयारी करें, क्या खाएं, अगले 16 से 18 घंटे किस तरीके से बिताएं। आप हमें फोन करके अपने अनुभव और अपनी समस्या बता सकते हैं। लगातार हमारा नंबर फ्लैश होगा, आप उसको मिलाइएगा, हम आपको उसका समाधान जरूर देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि जीत दिलाएगा आत्मविश्वास। यकीन मानिए, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो कोई परीक्षा मुश्किल नहीं है। बस अगले 16 से 18 घंटे आपको क्या करना है, कोशिश करेंगे कि आपकी कुछ सहायता हम कर पाएं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उस सवाल का जवाब हम आपको दे पाएं। आप हमें फोन कीजिए, हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जिनके जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जी, न्यूट्रिशन डॉक्टर अंजलि पाठक जी और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर मानव शर्मा जी। मानव जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बच्चा मोटिवेट हो गया तो न्यूट्रिशन भी सहन कर लेगा और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मजबूत हो जाएगा। कुछ कविताओं के साथ, कुछ आपके शब्दों के साथ शुरू करना चाहेंगे सर। जी, सबसे पहले तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा कल स्टार्ट हो रही है उसके लिए सभी विद्यार्थियों को बेहद शुभकामनाएं कि ऐसे वक्त में जब लग रहा था कि परीक्षाएं और सारा माहौल सारा का सारा ऑनलाइन हो रहा है, ऐसे समय में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों का जो वास्तविक भविष्य है वो कॉपी पे लिखा जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन का जवाब आज तक नहीं आ पाया। रही बात, आपने कहा सर कि मोटिवेशन की, हरिवंश राय बच्चन साहब एक कविता सुनाते थे जो कि सोनलाल द्विवेदी साहब की कविता है, मैं उससे यहाँ पर सुना देता हूँ। कविता है कि जो कि सब लोगों के मुँह पर होती है। लहरों से डर जाने से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर पहाड़ पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से गिरती फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखड़ता है, लेकिन मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे कवि ने कहा है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, कई बार खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं हैं मोती सहज गहरे पानी में, बढ़ता है विश्वास पर इसी नादानी में, हाँ मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कवि ने अंत में ये भी कहा कि अगर जो कुछ भी, जैसे कि आपको अगले 16 से 18 घंटे के बीच में पूरा करना है, पूरी नींद आपको लेनी और सारी बातें आपको अभी एक्सपर्ट्स बताएंगे। बस मैं यही कहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें। जी, चुनौती तो अब स्वीकार करनी पड़ेगी सर। कल से परीक्षा है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 की परीक्षा को लेकर प्रेस वार्ता हो रही है। बोर्ड प्रशासक LN मंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और पुलिस लाइन में और पुलिस थानों में रखा गया है, जहां पर नोडल केंद्र और एकल केंद्र है, वहां पर भी राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। पहला प्रश्न जहाँ तक प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का है उसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है नकल की रोकथाम। इसके लिए बोर्ड द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर के उड़न दस्ते हैं, हमारे स्तर के उड़न दस्ते हैं, बोर्ड स्तर के काफ़ी उड़न दस्ते हमने बनाए हैं। इस बार 2 महिला उड़न दस्ते भी, विशेष रूप से महिला अधिकारियों के, शिक्षा अधिकारियों के भी 2 विशेष उड़न दस्ते बनाए गए हैं। और हम प्रयास ये करेंगे कि नकल पर किसी भी प्रकार की कोई होने पर
सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आपको ये भी बताना जरूरी समझूंगा मैं कि जो 11 संवेदनशील जिले हैं उनके अंदर प्रश्न पत्र थाने से या ट्रेजरी से जहां से ले जाने तक प्रश्न पत्र वितरण तक की वीडियोग्राफी होगी। इसी तरीके से जो संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र है उन पर सीसीटीवी से भी करीब 400 से ऊपर सीसीटीवी केंद्र लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिनका यहाँ पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके लिए हॉल में व्यापक व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की बोर्ड ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर, नकल की रोकथाम को लेकर, केंद्रों की व्यवस्था को लेकर, बच्चों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने को लेकर, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर पूर्ण प्रयास किया गया है कि परीक्षाएं सुचितापूर्वक संपन्न हो और बोर्ड की जो मर्यादा और गरिमा है उसे हम उतने ही मर्यादित रूप से संपादित करवा सकें। थैंक यू सो मच। सर, टोटल सेंट्रल स्टेट में कितने हैं बताइए। और सर जो आप बता रहे हैं कि 11 जिले सेंसिटिव हैं और इन 11 जिलों में 400 सीसीटीवी कैमराज आपने डिप्लॉय किए, तो ये 400 के अलावा भी तो केंद्र होंगे? मैं आपको पहले प्रश्नवार उत्तर देता हूँ। आपके प्रश्न कुछ 3-4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि करीब 6068 परीक्षा केंद्र है, 6068, मोर देन 6000 परीक्षा केंद्र है। इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, 11 जो संवेदनशील जिले हैं उनमें 100% वीडियोग्राफी होगी, ठीक है। और जो इनके अलावा जहां पर संवेदनशील अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है उन केंद्रों की वीडियोग्राफी होगी अथवा शिकायत के आधार पर हमारे पास पूर्व अनुभव है जहां की पूर्व ऐसे दृष्टांत रहे हैं उन जगहों पर सीसीटीवी से होगी। ऐसे करीब 417 केंद्र हमारे द्वारा आइडेंटिफाइड किए गए हैं जहां पर सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होगी और वो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग यहां पर ऑनलाइन मॉनिटर की जाएगी। सर, कोविड गाइडलाइन सुनकर तो लगता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन बच्चों ने तैयारी क्या पूर्ण रूप से कर लिया और क्या वो इसके लिए तैयार हैं? बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। आप हमें फोन कीजिए, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। बस इसको छोड़कर कि परीक्षा हम दे दें या परीक्षा में कोई ऐसा जादू टोना बता दे जिससे आप पास हो जाए। इसके अलावा कोशिश करेंगे आपकी परीक्षा अच्छे तरीके से हो। एक बार जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, परीक्षा की घड़ी आ चली है, 16 घंटे बचे हैं। बच्चों से आपने बातचीत की होगी, अध्यापकों से बातचीत की गई होगी, आत्मविश्वास कैसा है? देखिए विजेंद्र, निश्चित रूप से ये परीक्षा जो है केवल बच्चों की नहीं बल्कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी है। जिस तरीके से रीट की बात करें, पटवारी की बात करें, आरएस परीक्षा की बात करें, आरपीएससी के सामने बड़ी चुनौती थी, अब बोर्ड के सामने एक बड़ी चुनौती। लिहाजा जोधपुर में भी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के नेतृत्व में तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई। 381 केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और चूंकि परीक्षा कल है तो लिहाजा स्कूल में इस वक्त विद्यार्थी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमारी बातचीत यहाँ की जो शिक्षा अधिकारी है प्रेमचंद साकला है, बलूराम खीचड़ है, उनसे जिस तरीके से बातचीत हुई है, उड़नदस्तों की बात करें, सीसीटीवी कैमरों की बात करें, नकल को रोकने की बात करें, पूरी तरह से मुस्तैदी की बात करें, उसको लेकर के तमाम व्यवस्था की गई है। कल से चूंकि मनोविज्ञान की परीक्षा है, कल अलग मूल परीक्षाएं जो है, मूल जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनकी परीक्षा 31 से शुरू होगी। लेकिन फिर भी हर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, उस लिहाज से विद्यार्थी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और तमाम जो भी सेंटर है वहां पे माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। जी ठीक है राजीव, वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन अंजलि पाठक जी हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशन है। अंजलि जी, एक कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं होते, यहाँ तो परीक्षा देनी है, तो जरा बताइए कि अभी से लेकर और कल सुबह परीक्षा देने तक बच्चे अपने डाइट को किस तरीके से प्लान करें? जी, सबसे पहले तो जितने भी परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि कल से उनके एग्ज़ाम्स हैं, सो बहुत अच्छे से तैयारी करें। लेकिन ये है कि आप परीक्षा के दौरान अपने स्वास्थ्य का, अपने न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और जैसे कि आपने मुझे पूछा कि अभी से लेकर कल तक का उनका कैसा रहा शेड्यूल, तो मैं सबसे पहले उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप मील की फ्रीक्वेंसी को फॉलो करें। छोटे छोटे मील्स लें, बहुत सारा एक साथ नहीं खाएं, और जो रात का खाना आप लेने वाले हैं वो बिल्कुल लाइट खाना खाएं, जिससे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए या आपको अनईजी सा नहीं हो जाए बहुत ज़्यादा। पानी की मात्रा बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि लिक्विड इंटेक आप जितना रखेंगे उतने आप अटेंटिव रहेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है कि लिक्विड्स का इंटेक अपने डाइट में अच्छे से रखें, जैसे कि बटर मिल्क हो गया या दूध आप अपने डाइट में ले सकते हैं, लस्सी, छाछ ये ले सकते हैं। रात के खाने में आप लेकिन खिचड़ी, इस मौसम दलिया। में अगर छाछ ज्यादा लेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि नींद आएगी, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा? नहीं सर, ये मेरा ऐसा नहीं व्यक्तिगत है। विचार है। नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का आप ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोबायोटिक है तो आपके गट के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यदि डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगी तो एसिडिटी और अदर हेडेक या कंसंट्रेशन उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपने सुना होगा कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले भी थोड़ा सा दही ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि वो आपको उसकी जो तासीर है वो ठंडी है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो लाइट मील्स की तरफ जाएं और हेल्दी लिक्विड्स को चुनें। और जो रात के टाइम पे कैफीन लेते हैं लोग या चाय बहुत पीते हैं तो उसके अंदर टैनिन और कैफीन होता है, तो उसकी जगह आप हेल्दी लिक्विड्स को चुनें। पानी जितना आप लेंगे अपने डाइट के अंदर अच्छा रहेगा। आप नींबू पानी, नारियल पानी, इस रूपों के अंदर भी आप अपना पानी जो है डाइट में बढ़ा सकते हैं। ठीक है अनीता गौतम जी, क्योंकि मानव जी ने जो शुरुआत की थी उन्होंने कहा था कि ऑफलाइन अब शुरू हो रहा है, ऑनलाइन लंबे वक्त तक चला है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे अब लिखना भूल गए हैं और परीक्षा तो लिखनी पड़ेगी उन्हें, ऑनलाइन तो होगी नहीं, तो क्या ये बच्चों के जहन में चल रहा है? बिल्कुल, 2 साल से तो बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। जो भी एग्ज़ाम हो रहे थे सिर्फ एक आपको क्लिक करना था बटन और सामने था। अगर रिटन पेपर भी कहीं पे हो रहे थे तो कि बच्चे कई बार ऐसा होता था कि बुक्स में से भी देख लेते थे, क्योंकि वहाँ पे चेक करने वाला कोई ना। तो जो एक हमारी सिंसियरिटी थी बच्चों के अंदर, जो हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ के लिखते थे एक टाइम लिमिट में, कहीं ना कहीं वो मिस हो गया। जो राइटिंग स्पीड है बच्चों की लिखने की वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया। और अभी इस वक्त जो बच्चों का सबसे बड़ा फियर या सबसे बड़ा डर है वो यही है कि हमें आता तो है पर हम उसको एग्जाम टाइम में या टाइम लिमिट में किस तरीके से पूरा लिखें। इसके लिए एक हल्का सा टिप है कि सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आप अपना पूरा पेपर पढ़ते हैं, आपको पता है 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर करना है, आपको अपना टाइम मैनेज उस वक्त करना है कि लास्ट के 10 मिनट्स मुझे पेपर रिवाइज करना है। उससे पहले जितना टाइम है 10 मिनट्स के अंदर इतना क्वेश्चन, 10 मिनट्स के क्वेश्चन, डिपेंड आपका पेपर कितना है। और उसी टाइम लिमिट में आप अपना पेपर पर्टिकुलर क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि जब लास्ट तक आएंगे आपको एकदम से एंजाइटी नहीं होगी, ओके मेरा एक पूरा सेक्शन बचा हुआ है या मेरे 2 क्वेश्चन बचे हुए। क्योंकि ये भी सच है कि अगर आपको आता है और आप एग्जाम पेपर में आंसर शीट पे नहीं लिख पाते हैं तो टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देते। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना पेपर स्टार्ट करें उसी वक्त ये स्टार्ट करें। दूसरी बात मैम ने की थी, काफ़ी सारी अपन बात करें आत्मविश्वास की, इसमें मैं स्पेशली कहूँगी कि मैम ने जो दही है वो जोड़ा कि आपकी बॉडी की ठंडी तासीर के लिए। एक कहीं ना कहीं हम उसको शगुन से जोड़ते हैं कि आपको दही और चीनी खिलाया जाता है कि भाई आपका एक अच्छा शगुन है, आपको पेपर याद रहेगा। और कहीं ना कहीं सामने से बिल्ली रास्ता काट जाती है तो बोलते हैं कि अब शगुन हो गया, मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा। ये शगुन अब शगुन नहीं है, ये आपके माइंड का सबकॉन्शियस माइंड है। हम दही चीनी खिला के आपके सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट करते हैं, उसको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं हम ये शगुन कर रहे हैं, आपका पेपर अच्छा होगा। और जब ऐसा होता है मन के अंदर ऐसा सबकॉन्शियस माइंड होता है कि नहीं हम तो अच्छा सोच कर आए हैं, तो पेपर आता है तो हमारा रिकॉल होता है। वहीं अगर हमने बिल्ली रास्ता काट गई और हमको ये दिमाग में घूमता रहा कि बिल्ली रास्ता काट गई और हमारा पेपर खराब होगा, तो आते हुए भी कहीं ना कहीं वो घबराहट और जो एंजाइटी मन में होती है, और आपका पेपर जब आप देखते हो तो आपको ये दिमाग में आता है कि एक अपशकुन हो गया, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। कहने की बात यह है कि जो इस कार्यक्रम का अभी मेन थीम है कि आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी आपको एग्जाम के लिए। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। मानव शर्मा जी, क्योंकि हम लगातार बीते 2 सालों से अलग अलग रिपोर्ट्स को पढ़ भी रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को हम सोच भी रहे हैं जिन बच्चों के कॉन्टैक्ट में आते हैं। जी, डिप्रेशन एक बड़ा इशू है बच्चों के अंदर जो मोबाइल के साथ जुड़ने की वजह से आया है। हालांकि ये मानकर चल रहे हैं क्योंकि अब तो परीक्षा की घड़ी है, बच्चों को बैठना ही पड़ेगा, सब चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके के भी प्रैक्टिस स्कूलों में की गई होंगी कि बच्चे जिस फेज से गुजर कर आए हैं उससे उनको बाहर निकाला जाए, रूटीन में किया जाए? सर सबसे पहले तो क्या है कि जो बच्चे स्कूल से जुड़े होते हैं, टीचर से जुड़े होते हैं, टीचर्स के द्वारा इस तरह की प्रैक्टिस होती है। बच्चों को शुरू से ही कह दिया जाता है कि आप घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ते हैं उसके बाद में लास्ट के 10 मिनट आप लिख के पढ़े, ताकि आपको वो रिमेमोराइज हो और आपको पता भी चले कि आपको कितना याद था। एग्जैक्टली ये रहता है कि हम लगातार पढ़ते जाते हैं, लगता है कि हमें याद है, लेकिन बाद में वो लिखते समय क्लियर हो जाता है।
दूसरा क्या, ये जब परीक्षा देंगे तो शुरुआत में इनको मेंटली इतना स्ट्रांग होना है कि जो प्रश्न इन पे आते हैं, सरल प्रश्न जो इन पे आते हैं, सबसे पहले उन प्रश्नों को करना। उसके बाद में देखना है कि जब हम लगातार प्रश्न करते जाते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है। उसके बाद वो चीज़ें जो हमारे माइंड में अचेतन रूप से घूम रही थी वो बाद में फिर चेतना बन के लौटती है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्न आपको लगते हैं कि अब ये थोड़ा सा कम आ रहा है, उसको हल करें और लास्ट में, सबसे लास्ट में कठिन प्रश्नों करें। ये बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब भी आप पेपर कर रहे हैं, ऐसा मान के चले कि एग्जामिनर जो चेक करने वाले हैं उनको कुछ नहीं आता। अगर आप ये सोच के लिखेंगे तो आप पूरा लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चा नॉर्मली सोचता है कि ये तो आता ही है और उसके आधार पर वो जो है सॉर्ट कर जाता है मैटर को, नुकसान हो जाता है। तो आप थोड़ा सा लिखें पूरा, लेकिन शब्द सीमा का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा लिख दिया तो आप किसी न किसी क्वेश्चन का टाइम खा जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शुद्ध लेखन आपका हो। डायग्राम बनाते समय जैसे एक अलग से डायग्राम आपने क्रिएट किया तो एग्जामिनर की नज़र में वो तेज़ी से उस पर जाएगी, तो वो भी आपको एक अलग से नंबर दिलाएगा। और मुझे लगता है कि आपका अगर जो मन में है, ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम आपको भी जीवन में देनी है। अभी तो शुरू हुआ है सफ़र, आगे जाकर के पल पल एग्ज़ाम है। तो जब बार बार एग्जाम जाएंगे तो मुझे लगता है कि रोज रोज के एग्जाम देते हुए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। एक अंग्रेजी की कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसके मैं इसको जोड़कर देखूं, क्योंकि आप खुद भी एक टीचर हैं मानव जी, कि आपने पहले बेहतरीन जवाब दिए, पहले कुछ सवालों के बेहतरीन जवाब दिए, डायग्राम का इस्तेमाल किया आपने, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, उसको एलेबोरेट किया, बड़े बड़े सवालों के जवाब दिए, विस्तृत रूप से दिए जी। क्या इससे जो उसको चेक कर रहा है उसके जहन में भी चल रहा होता है कि नहीं इन्होंने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, उसके बाद जब वो चेक कर रहा होता है उसमें कुछ कमियां होती है तो शायद नजर ही नहीं जाती होगी वो? इसका थोड़ा इफेक्ट तो होता है सर। जब शुरुआत में आपने अपना इंप्रेशन दिखा दिया है तो एग्जामिनर को लगता है कि एक माइंडसेट उसके दिमाग में हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक आध गलती अगर होती है तो भी वो जल्दी से ऐसा मान लिया जाता है कि इसने पहले बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। एग्जामिनर इसलिए नहीं बैठा है कि आपको फेल करना है, वो इसलिए बैठा है कि आपको पास कर सके, पर पास करने के लिए आपको इसमें लिखना पड़ेगा। एक इसके बात हुई थी हमारी डायग्राम की, मैं इसमें बीच में बोल रही हूँ। अगर मैं अभी आपसे बात करूं पॉट की तो आपके दिमाग में क्या आएगा, पीओटी पॉट या पॉट का डायग्राम? डायग्राम वो इसलिए आता है क्योंकि हमारा दिमाग चित्रों को, डायग्राम को अच्छे से मेमोराइज करता है, वो उसी फॉर्म में मेमोराइज होती है। इसलिए अब जब भी आप पढ़ाई करें तो ट्राई करें कि डायग्राम बनाए, रे डायग्राम बनाए, कोई चित्र बनाए, तो उससे रिविजन के टाइम में भी इजी रहता है। और जब आप वही चीज, उसका टाइम भी कम लगता है हमको एग्जाम में लिखने में, बनाने में, और वो चीज ज्यादा एक्सप्लेन करता है। तो टाइम। लेकिन अनीता जी एक और सवाल मेरा इससे, सोचिए बच्चा सीधा 5वें सवाल से शुरू कर रहा है पेपर, तो क्या जो चेक कर रहा है उसके जहन में क्वेश्चन नहीं होगा कि पहले 4 सवाल इसको या तो आते नहीं है? ये भी तो एक जहन में रहेगा ना। हाँ, तो यहाँ से भी तो एक नई विचारधारा सिखाया है, वो टीचर्स है, उन्होंने यही सिखाया है कि अगर कोई बच्चा 5वां क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको ये अच्छे से आता है। इट डजंट डिपेंड कि उसको पहले 4 क्यों नहीं आते हैं। हम एक पूरी बुक पढ़ते हैं, उसमें से कुछ भी उठाकर क्वेश्चंस आता है। हर बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक सारा आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बच्चे का अपना लेवल है, अपना एक तरीका है पढ़ने का, तो जो क्वेश्चन उसको पहले आता है पहले वही पढ़ता है। इनफैक्ट जब हमने एग्जाम दिया था हम भी ऐसे ही करते थे कि जो हमें अच्छा बेस्ट आता था हम वो शो करते थे। हम चाहते यही है कि जो हमारा बेस्ट है वो शो करें, और लास्ट तक आते आते अगर सपोज कुछ छूट भी जाए तो इट्स ओके। पर हाँ, कुछ इस संबंध में एक बात ये भी थी कि ओयो यूनिवर्सिटी जो कोलंबिया में है उसके एक प्रोफेसर थे एडगर डेल, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो एक शंकु दिया उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा कि आप मूर्त रूप में जो चीजें दिखाना चाहते हैं उनको पहले दिखाइए, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शाब्दिक चीजों को बाद में लिख रहे हैं, क्योंकि शाब्दिक चीजें सबसे कम प्रभावशाली है, मनोविज्ञान की भाषा में सबसे कम प्रभावशाली है। तो आप डायग्राम करेंगे या पहले करेंगे कोई प्रश्न को तो वो बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। बुरा नहीं, क्योंकि अगर आप देखिए उस एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, उसके पास 100 कॉपीज है, उसको एक एक करके पन्ना पलटना है। अगर आपने डायग्राम बनाया है तो उसको सारी चीज समझ में आ जाएगी कि उस डायग्राम में आपने लेवल वगैरह नहीं होते ना। अब चुनिंदा सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो हर सब्जेक्ट में डायग्राम नहीं होते। जहाँ पे भी हिंदी वाले कविता लिखें, नहीं ये चीजें होती हैं, हाईलाइट करें। कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे टीचर्स को बताना है कि ये मैंने लिखा है, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारी सहयोगी डिंपल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डिंपल, क्योंकि तैयारियां की गई हैं, अगर बात जयपुर की जाए तो जयपुर में कितने सेंटर, कितने बच्चे परीक्षा में बैठने वाले हैं?
बिल्कुल विजेंद्र, और कल से जो कि बोर्ड परीक्षाएं हैं, एक तरह से कहा जाएगा कि बोर्ड परीक्षाएं नहीं बल्कि बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की सबकी एक अग्नि परीक्षा होने वाली है। क्योंकि पिछले 2 साल में जैसी स्थिति रही है उसके बाद वैसे ही नॉर्मल तरीके से परीक्षाएं होना एक तरह से बड़ी चुनौती भी मान सकते हैं बच्चों के लिए भी, और बहुत बड़ा जो सबके जो इंतजार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो उनकी टेंशन है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। जयपुर की मैं बताना चाहूँगी, वैसे तो कुल 20 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो 20 लाख जो छात्र हैं वो परीक्षा देंगे बोर्ड परीक्षाओं की। अगर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए 6000 केंद्रों पर परीक्षा होनी है, लेकिन जयपुर में 532 केंद्र हैं, जिनमें से 432 तो हैं सरकारी स्कूलों के, बाकी के जो 141 है वो प्राइवेट स्कूलों में केंद्र हैं। सिर्फ जयपुर की बात की जाए तो 2.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देने वाले हैं, और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं स्कूलों में भी, जैसी भी सेंटर्स में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो चुकी है। और क्योंकि कल बोर्ड परीक्षा होनी है, सुबह 9 बजे से परीक्षाएं शुरू होंगी, 8:30 बजे जो परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को पहुंचना अनिवार्य है, ताकि तमाम तरह की जो चेकिंग वगैरह है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपना रोल नंबर ढूंढना हो या जिस जगह पर उनको परीक्षा देनी है, सब चीज़ें ढूंढने में उनको परेशानी नहीं हो। अगर उचित समय पे पहुंच जाएंगे तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। साथ ही जो पिछले 2 सालों में जैसा ऑनलाइन और ऑफलाइन का फेर में उलझे रहे बच्चे, कि कभी ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद कभी ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में ऐसी स्थितियाँ रही, लेकिन उसके बाद से सब चीज़ें नॉर्मल होना, कल ऑफलाइन परीक्षा देना फुल कैपेसिटी के साथ, बच्चे एक तरीके से जो मेंटली तैयार भी नहीं थे इस चीज़ के लिए। लेकिन अब जहाँ परीक्षा पहले 3 मार्च से परीक्षाएं होनी थी, उसके बाद परीक्षाएं स्थगित की गई क्योंकि कोविड की स्थिति वैसी थी। उसके बाद जैसे ही कोरोना की स्थिति एकदम सामान्य हो गई, क्योंकि अब वैसी चिंताजनक स्थिति है नहीं, उसके बाद जो विभाग ने निर्णय लिया कि इसको परीक्षाओं को आगे बढ़ाकर डिंपल, बच्चों को अपने साथ क्या कुछ कैरी करना है और क्या बिल्कुल कैरी नहीं करना है? जी बिल्कुल विजेंद्र, जो कि क्योंकि हमेशा ही जैसा परीक्षाओं में होता है और बच्चे इतने समय से जो परीक्षाएं देते आ रहे हैं, सभी को पता है कि जो पाठ्य पुस्तक की जो उनकी पाठ्य सामग्री है, जो इनसे पेन हो या फिर जो उनको डायग्राम्स वगैरह के लिए, अगर पेपर ऐसा है कि डायग्राम्स वगैरह की ज़रूरत होगी तो उसके लिए जो ज्योमेट्री वगैरह बॉक्स है उनको वो कैरी कर सकते हैं, पेन पेंसिल हो उसको कैरी कर सकते हैं, साथ ही जो अपनी पानी की बोतल है उसको कैरी कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की कोई चीज़ अंदर अलाउ नहीं होगी। बाकी उनकी जो पूरी चेकिंग है वो की जाएगी। और साथ ही जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो प्रश्न पत्रों का जो वितरण है, क्योंकि मंगलवार से शुरू हो गया, जितने भी सुरक्षा के अंदर ले जाए गए प्रश्न पत्र भी आगे जो। मैं जानना चाह रहा था कि क्या घड़ी को हाथ पर बांधकर जाया जा सकता है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीछे की कुछ परीक्षाओं में हमने महसूस किया कि बच्चों को टाइम पता ही नहीं चलता। वो टीचर से पूछते हैं, वो टाइम सही बताते नहीं है। ऐसी शिकायतें मिली हैं। ये एक बड़ी समस्या है। देखिए विजेंद्र, घड़ी बांधना अलाउ होगा बच्चों को, क्योंकि उनकी जांच पूरी की जाएगी, उनकी जितनी भी जांच है जैसी की जाएगी। और बच्चे जो परीक्षा में हमेशा से बोर्ड परीक्षाओं में कई जगह हमने देखा है कि उनकी घड़ी भी उतरवाई जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। परीक्षाओं में घड़ी बांधना भी उनको अनिवार्य होगा, क्योंकि समय को लेकर जो पाबंदी है बोर्ड परीक्षाओं में ऐसा ही होता है कि सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है बच्चों को इसी चीज़ की होती है कि कितने समय किस क्वेश्चन को देना है, क्या वो पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर दिया जाता है। तो ऐसे में बच्चों के लिए भी बड़ा सवाल है ये कि क्या पूरी उनका जो समय की जो उनकी पाबंदी रहेगी, पूरे समय के बाउंड्री के अंदर जैसा उनको पेपर देना है, वो उनको घड़ी से सबसे ज्यादा सहायता मिलती है, जो कि उनके लिए घड़ी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल विजेंद्र, जैसे स्कूलों की तरफ से, जिस स्कूल की तरफ से जहाँ सेंटर है उसको लेकर ही जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो होंगी। जिस स्कूल से पेपर लग रहा है, मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट स्कूल से पेपर है, तो उसी की तरफ से जो बसेस हैं वो वहाँ पर लगेंगी और उनको पर्टिकुलर सेंटर पे पहुँचाएंगे। और अगर कोई अपने प्राइवेट व्हीकल से आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। ठीक है डिंपल, वापस आपके पास आएंगे। अभी बात हुई थी कि घड़ी की तो इट्स कि अगर आप सिंपल घड़ी पहनकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ बच्चे आजकल स्मार्ट वॉचेस पहनकर जाते हैं, तो हो सकता है कि वो आपका स्मार्ट बच्चे हैं तो स्मार्ट वॉच, हाँ, पर हो सकता है स्मार्ट वॉचेस वो ना अलाउ करें, तो इट्स सेफ साइड आप सिंपल वॉचेस पहनकर जाएं। लेकिन इससे आत्मविश्वास तो बच्चों का बढ़ेगा अगर हाथ पे घड़ी होगी तो। हाँ, उससे आपको टाइम मैनेजमेंट, ऑब्वियसली टाइम मैनेज करने में आसानी रही। तो इट्स सेफ साइड, आप सिंपल वॉच पहनकर जाइए, बिल्कुल सिंपल। फाटक जी, मैम सुबह सुबह बच्चे क्या खाकर जाएं? क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है और मैं खुद भी ऐसा था कि भरपेट के आराम से तसल्ली से खा के और फिर एग्जाम देने जाते थे, क्योंकि हमें 5, 6, 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। क्या ऐसा करना ठीक है?
हाँ देखिए, ऐसा है कि ब्रेकफास्ट तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे आपने बताया कि आप ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खाली पेट भी जाते हैं। कुछ बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि वो खाली पेट भी जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं भरा हुआ होना चाहिए आपका पेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली यदि आपने कार्ब्स बहुत ज़्यादा लिया है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा ली है, तो आपको कई बार बहुत ऐसा नींद जैसा आने लग जाता है या आलस होता है। तो वैसा ना करके ऐसे फूड्स लें, ऐसे सुपर फूड्स लें जो कि आपकी बॉडी को अटेंटिव कंडीशन में रखें। और देखिए, ऐसे फूड्स के अंदर हम बच्चों को जाते समय जैसे ओट्स दे सकते हैं, या इडली सांभर दे सकते हैं, या दही राइस दे सकते हैं, या उपमा दे सकते हैं। मतलब लाइट मील्स को हम प्रेफर करें, जैसे किनुआ, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा पोहा वगैरह दे सकते हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स और कलर्ड फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट हो, जैसे बनाना है वो इजी रहता है, तो वो यदि खा करके जाए, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स या कोई शेक्स लेकर के जाएं। मतलब जैसे आप कॉम्बिनेशन चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको यदि मिल्क लेना चाह रहे हैं तो मिल्क, बटर मिल्क लेना चाह रहे हैं तो बटर मिल्क, तो इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन मतलब लेके जाए। अच्छा, कोई ऐसा खाना है जिससे कि फुली एनर्जेटिक भी रहे बच्चे, अटेंटिव, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के अंदर एंजाइटी होती है, कुछ ऐसा खाएं जिससे एंजाइटी कम हो। हाँ, नहीं, एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए बच्चों को ये माइंड में रखना है कि बहुत स्पाइसी फूड्स या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स ना खा करके सिंपल फूड्स खाएं। और सिंपल फूड्स के अंदर भी ऐसे फूड जो कि इजी टू डाइजेस्ट हो, जिससे किसी भी प्रकार की एंजाइटी ना हो। और एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए स्पाइसेस भी बहुत यूजफुल है, जैसे कि हम कार्डिमम का यूज़ कर सकते हैं या केसर का यूज़ कर सकते हैं। और रात में जब बच्चे सो रहे हैं तो उस समय हम जायफल दूध उनको दे सकते हैं, जिससे कि उनको एकदम रिलैक्सिंग नींद आए। आपको लगता है कि पानी की बोतल भी अलाउ होगी बच्चों के लिए? हाँ, पानी की बोतल भी आप लेके जा सकते हैं, पानी और नींबू पानी वगैरह भी रख सकते हैं, या नींबू पानी वगैरह भी रख सकते हैं। ऑरेंज कलर की टॉफी आती है जो मुंह में चबाते रहते हैं, जैसे एक हल्का ग्लूकोज भी आता रहे और एक्टिव भी रहता रहे, कि अटेंटिवनेस है। तो इफ इट्स अलाउड आप वो भी रख सकते हैं अपने साथ। क्योंकि एसी तो ज्यादातर जगह चलेंगे नहीं, पंखे ही चलेंगे, तो नींद भी ना आए उसके लिए भी काम आती है चीजें। क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी और ग्रीसी खाएंगे तो वापस जुड़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नंबर हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है, आप हमें फोन कीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी हम कोशिश करेंगे उसका समाधान आप तक पहुंचा सके, क्योंकि अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो जीत मिल जाएगी। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल से 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ये एग्जाम वाकई में सिर्फ बच्चों के नहीं, अभिभावकों के हैं, टीचर्स के हैं, और ये अग्नि परीक्षा के जैसा ही है। लेकिन मानिए कि अगर आत्मविश्वास आपके अंदर भरा हुआ है तो जीत जाएंगे आप, परिणाम आपके हिसाब से आएगा। हमारे साथ पंकज जी जुड़े हैं। पंकज जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं या क्या पूछना चाहते हैं? वैसे मैं, हेलो जी पंकज जी। हाँ जी, कल से मेरे पेपर है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे है आपने? जी, आप मानव जी से सवाल कर रहे हैं? हेलो जी, मानव जी से मैं आपके सवाल का जवाब दिलाता हूं। मानव जी, वो चाह रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े कल परीक्षा से पहले। जी पंकज जी, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये तो शुभ दिन है जिसका आपको इंतजार था, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐतिहासिक बनेंगी। जब आप भविष्य में कभी दिखाएंगे कि 12वीं मेरे इतने रिजल्ट आए, तो आपको गर्व होगा। पर उसके लिए आपको एक तो मेंटली फिट रहना है। जो कुछ पढ़ना था वो आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने का कोई खास वक्त नहीं है, बस रिवीजन का टाइम है। नींद पूरी लेनी है, सुबह अच्छे मूड से एग्जाम जाना है, ईश्वर को याद रखना है, घर माता पिता परिवार सबसे आशीर्वाद लेके जाना है, और ऐसे जाना जैसे विजेता की तरह। दरअसल क्या होता है कि सम्राट की तरह आप दिखोगे तो सम्राट बनोगे। और हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युग गान बनकर जी, और मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी। तो अपने आप को एक भगवान के रूप में लेके जाइए कि सब्जेक्ट का मैं बड़ा व्यक्ति हूँ और बड़ा काम करूँगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तो निश्चित रूप से पेपर भी अच्छा होगा, और कॉन्फिडेंस लगातार उस पेपर को आगे तक लेके जाएगा। और वैसे भी पंकज जी, आप इकलौते हैं आपके जैसे, आपके जैसा कोई नहीं है, तो खुद पर विश्वास रखिए। इसके अंदर कोटा का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी गुल मोहम्मद है और वहाँ वो जिला शिक्षा अधिकारी के साथ हैं। गुल मोहम्मद, किस तरीके से कोटा में तैयारियां की गई हैं ताकि बच्चे टेंशन फ्री होकर आराम से परीक्षा दे सकें?
जी देखिए विजेंद्र, कोटा में भी जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। शिक्षा नगरी कोटा है और यहाँ पर करीब 136 जो है परीक्षा केंद्र जो है बनाए गए हैं, जहाँ पर अगले 1 महीने से ज़्यादा दिन तक जो है परीक्षाएं चलेंगी। यहाँ पर हमारे साथ जो है जिला शिक्षा अधिकारी हैं प्रदीप चौधरी जी, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि किस तरह की उन्होंने इस बार तैयारी की है, क्योंकि कोरोना काल अभी निकला है और लंबे अंतराल के बाद भी जो है ये परीक्षा होने जा रही है। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और जो नकल को रोकने के लिए भी क्या इंतजाम हैं? हमारे यहाँ पे एक्चुअली अब की बार 136 सेंटर हैं टोटल बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर, और इसके अंदर 26 सेंटर तो हमने प्राइवेट स्कूल्स के बनाए हैं और 110 सेंटर हमारे सरकारी स्कूलों के हैं। और बोर्ड से हमें जो निर्देश प्राप्त हुए थे वो नकल के लिए प्राप्त हुए थे कि किसी भी चीज को अब की बार जो है बिल्कुल गोपनीय तरीके से करवाना है। जैसे कि पहले एग्जाम्स होते थे, अंग्रेजी का एग्जाम, हिंदी का एग्जाम, इस बार गवर्नमेंट ने उसको भी चेंज किया है, तो बहुत सारे पैटर्न चेंज किए। हमारे यहाँ पर कल से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, 24 तारीख से शुरू होकर 26 तारीख तक लगभग हमारे यहाँ परीक्षाएं चलेंगी। प्रत्येक सेंटर पर हमने एक CS, पहले प्राइवेट निजी सेंटर्स पर एक CS और एक ACS और एक हमने ऑब्जर्वर रखा है, तो ये हमारे रहेंगे सेंटर पर ये लोग, और हमारा एक कोऑर्डिनेटर रहेगा प्रत्येक थाने के ऊपर। हमारे लगभग 32 थानों पे हमने, जो कोटा जिले में है 32 थाने हमने लिए हैं, जिसके अंदर पूरी हमने अभी जो फर्स्ट अलॉट में मटेरियल आया है, प्रश्न पत्र आए हैं, वो 3 बार में इस बार आएंगे, एक बार नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे ताकि कहीं भी गोपनीयता भंग ना हो। और पेपर कोऑर्डिनेटर जो है वो 42 लगाए हुए हैं। इसमें 26 निजी विद्यालयों पे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, 26 हमने माइक्रो ऑब्जर्वर की संख्या जो है वो लगे हुए हैं, उनको कलेक्ट्रेट ने लगाया है, मतलब कलेक्टर साहब के तरफ से लगे हुए हैं 26 माइक्रो ऑब्जर्वर। वो माइक्रो ऑब्जर्वर दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं है। उन 26 सेंटर्स पर कलेक्टर साहब ने जो लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं कि प्राइवेट सेंटर पर किसी प्रकार की भी किसी प्रकार की मिस हैपनिंग, मतलब कोई भी नकल वगैरह, कोई भी गलत तरीके से कार्य ना हो। सर, कल से परीक्षा शुरू हो रही है, पहला पेपर जो है मनोविज्ञान का है, लेकिन छात्र जो है बिल्कुल गिनती के हैं, तो कल क्या मौके में ही 2 सेंटर्स हैं और दोनों सेंटर्स पे एक जो है परीक्षार्थी देगा? बिल्कुल सही बात है। कल एक्चुअली मनोविज्ञान का पेपर जो रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें 2 सेंटर हमारे कोटा के अंदर हैं, एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली अरब और दूसरा सेंटर राजकीय माध्यमिक विद्यालय उद्योग नगर बालिका विद्यालय माध्यमिक विद्यालय। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाड़मेर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश जैन जी। रमेश जैन जी, पहले तो अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे परीक्षा में घबराहट ज्यादा रहती है, बस वही बात है। ठीक है, मैं आपको 2 सजेशन इस पर दिलाता हूं। मानव जी, घबराहट कैसे दूर की जाए? घबराहट के लिए सर सबसे पहले तो ये कि आराम से पानी पी के बैठिए और अपना जो भी रोल नंबर वगैरह है वो लिखना है, और आराम से कॉपी को फिल करने के बाद जो सरल प्रश्न है उनको स्टार्ट करिए। उससे पहले थोड़ा पेपर को देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि अगले प्रश्नों के जो जवाब हैं वो जिनकी गफलत हमें है वो पीछे जाकर के मिल जाते हैं, तो पूरा पेपर आराम से पढ़िए। अब वहाँ पे जल्दी से प्लान कीजिए कि अपन को कौन से प्रश्न पहले हल करने हैं। जैसे जैसे हल करते जाएंगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विफलताएं एकाध होती है, बहुत नहीं होती, और ऐसा कहा जाता है कि विफलताओं की आशंका कभी निर्मूल भी होगी, ये कांटों भरी टहनी कभी फूल भी होगी, और नहीं रहते सदा एक से मौसम नहीं रहते, ये एग्जाम से समस्याएं दूर भी होंगी। ठीक है अंजलि जी, कुछ ऐसा खाया जाए जिससे थोड़ी टेंशन कम हो, घबराहट कम हो? जी, आप अपने खाने के अंदर कोशिश करिए कि फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। फ्रूट्स खाएंगे आप तो निश्चित तौर पर काफ़ी आपको लाइट महसूस करेंगे आप। जैसे कि आप अनार दाने खा सकते हैं, या ऑरेंजेस ले सकते हैं अपने डाइट के अंदर, एप्पल रख सकते हैं अपने डाइट के अंदर। अभी जैसे ग्रेप्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं वो रख सकते हैं, और मिल्क शेक्स रख सकते हैं आप तो, या गुलाब का शरबत वगैरह ले सकते हैं, जिससे कि आपको स्फूर्ति लगे, अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल लगे। हमारे साथ जुड़ी हैं, जयपुर से जुड़ी हैं अंजलि जैन जी। अंजलि जैन जी, बताइए क्या कहना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं? जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे हिंदी के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। संधि समास मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कुछ याद होता भी है तो थोड़े टाइम बाद वो सब कुछ दिमाग से निकल जाता है।
हमारे साथ हिंदी के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। मानव जी बताइए क्या करें वो। देखिए, संधि समास टॉपिक तो बड़ा है, मैं आपको 2 लाइन में यहाँ पे याद करवाता हूँ। अगर स्वर से स्वर मिल रहा है तो स्वर संधि है, मतलब ए आई ई ऊ री ए ओ आपस में मिलेंगे तो स्वर संधि है। अगर एक कोई व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि है, और विसर्ग से शुरू आ जाए तो विसर्ग संधि है। तो संधि कौन सी पूछे तो ये आइडिया लगा करके कर लेना। समास की बात है तो जब भी उपसर्ग आता है तो पहला समास अव्ययी भाव होता है। जब भी कारक चिन्ह यानी कर्ता ने कर्म को करण से ऐसा कुछ आता है तो वहां पे उसके लोप होने पे, उसके गायब होने पे तत्पुरुष समास होता है। जहां पे विशेषता या तुलना का भाव हो वहां पे कर्मधारय समास होता है। जहां पे संख्या है वहां पे द्विगु समास होता है। जहां पे और अथवा आ जाए वहां पे द्वंद्व समास होता है। और जहां पे तीसरे की ओर संकेत किया जाए वहां पे बहुव्रीहि होता है। ये थोड़ा सा आप पढ़ के सोच करके फिर संधि समास का एक बार रिवीजन कीजिए, क्विक रिवीजन कीजिए। जैसा आपने पहले पढ़ा है वही पढ़ना, नया मत पढ़ना। और ये लिंक आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा। आपको इन्हें वापस सुनना है तो वहां जाकर आप सुन लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। अजमेर का एक बार रुख कर लेते हैं सर, अजमेर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शुभम कंट्रोल रूम से बने हुए हैं। शुभम, वैसे तो बच्चों के नजरिए से हम इस परीक्षा को देख रहे हैं कि उनके सब कंट्रोल में रहे और कंट्रोल में रहते हुए परीक्षा हो, लेकिन जरूरी ये भी है कि बाहर की व्यवस्थाएं भी कंट्रोल में रहे। तो कंट्रोल रूम की व्यवस्थाएं क्या है? जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं बोर्ड ऑफिस के उस कंट्रोल रूम पे खड़ा हूँ जहाँ से जो तीसरी आंख से जो परीक्षा केंद्र है, प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्र अधिकतर उन पर निगाह रखी जाएगी। आप देख सकते हैं जो सामने ये बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हैं, ये वही कंट्रोल रूम है जहाँ पर वो निगरानी रखी जा रही है। और जो स्क्रीनिंग है ये उन कक्षों की है जहाँ पर कल बच्चे जो आने वाले हैं वो परीक्षा देंगे। 12वीं क्लास के लिए जो कल परीक्षा होने वाली है उसमें 9,11,917 बच्चे पंजीकृत किए गए हैं। उसको लेकर के किसी भी तरीके की चूक ना हो, क्योंकि पूर्व में भी कई तरीके के आरोप लगे थे और कई तरीके के सामने मामले भी आए थे। लेकिन अब जो कंट्रोल रूम है वो तैयार हैं, यहाँ पे कर्मचारी तैनात हैं और जो चेकिंग है, फाइनल जो तैयारी है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि कल परीक्षा होनी है तो उसको लेकर के पहले आज पूरी रात यहाँ तक ये काम चलेगा और किसी भी तरह की कैमरों की सेटिंग हो या कोई भी अन्य चीज़ है वो यहाँ पे की जाएगी। हालांकि बोर्ड की तरफ से सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन जो कंट्रोल रूम की अगर बात करें तो जो CCTV कैमरे लगते हैं, इन कैमरों को लगाने के साथ साथ इनका ऑपरेट करना, किस तरीके से काम करना है उसको लेकर के, चाहे वो कोई केंद्र हो, 11 जिले जो हैं वो अति संवेदनशील बनाए गए हैं। उनके करीबन 400 CCTV कैमरों से उन 11 जिलों पर निगाहें रखी जाएगी। हालांकि जो परीक्षा केंद्र है उनमें जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र है खाली उनके ऊपर ज़्यादातर CCTV कैमरे लगाए हैं। उसके अलावा और जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो कक्ष होते हैं जहाँ पर स्टाफ बैठता है, उन कक्षों के ऊपर भी CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जिसको आप मेरी स्क्रीन पर सामने जो मेरे कैमरामैन पर्सन है वो दिखा रहे हैं कि जो स्क्रीन लगी है सामने, ये वही सारे कक्ष हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग रूम है उन पर भी कैमरे लगाए गए हैं। शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कि अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास गिर जाए। जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, नेहा। नेहा, अगर आप परीक्षा में कल से आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है तो अग्रिम शुभकामनाएं, बताइए क्या कहना चाहती हैं? चलिए उनको वापस हम अपील ही करेंगे कि वापस जुड़िए। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब हम आपको जरूर दिलाएंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है। लेकिन अनीता गौतम जी, मैम, आत्मविश्वास एक बड़ी समस्या है क्योंकि जितने भी बच्चों से हम बात कर रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि हम सब कह तो रहे हैं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे, आपका बहुत अच्छा होएगा। मेन प्रॉब्लम ही यही है, मेन क्वेश्चन ही यही है कि हम उसको बिल्ड कैसे करें। यहाँ हम लोग सारे बच्चे जितना भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। घबराहट का मेन कारण क्या है? आपने जो पढ़ा है अब तक वो पढ़ चुके हैं। सबसे नया चीज़ आप स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ रिविज़न करेंगे। लास्ट में रात में आप 5-6 आवर्स आपकी नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सोएंगे नहीं तो सुबह जब आप लिखेंगे तो आपका माइंड एक कंफ्यूजन की स्टेट में होगा। जिस समय जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाएंगे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जब हम आपको एग्जाम पेपर में आपको पेन चाहिए, पेपर चाहिए, ये बहुत छोटी चीज़ है, पर आप एक रात पहले उसको पूरा जमा कर रखें कि मुझे एग्जाम पेपर में लिखने के लिए ये चीज़ चाहिए। तो सुबह हमारे पास ऐसा नहीं हो कि मेरा एक पेन खराब हो गया या ये चीज़ नहीं चल रही है, वो उस समय माइंड में काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करता है। अभी कह रहे हैं जितनी तैयारी कर दी है रात को अभी करनी, चाहे वो कपड़े को प्रेस करना हो, क्या सारी पहन के चीज जाना आप है, रात क्या में साथ में लेकर जाना रात में कर सोए। दूसरा क्या होता है कि कई बार बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं कि तूने कितनी बार रिवाइज करा। वो बोलता है कि मैंने तो 3 बार रिवाइज कर लिया पर फिर भी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। सामने वाला बच्चा ये सुनकर ज्यादा घबरा जाता है, माय गॉड इसने तो 3 बार रिवाइज कर लिया, मेरा तो 1 बार भी नहीं हुआ। आप ऐसे बच्चों से दूर रहे जो खुद एंजाइटी फैलाते हैं।
इमोशंस क्या होते हैं, कंटेजियस होते हैं जी। सामने वाला हंस रहा है, हमें हंसी आई, ठीक है। सामने वाला घबराता है, जी। हमें और ज्यादा घबराहट। इसमें एक होता है कि शेक द बॉडी। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है जाने से पहले कि मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा हूं, आप एक कॉर्नर में जाइए, आपकी पूरी बॉडी को शेक करें। शेक करने का फायदा क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनल सिक्रीट होगा, वो आपकी मेमोरी को एकदम से शार्प करे। तो ये बहुत सिंपल टिप है। एग्जाम पेपर में भी अगर आ रहा है, आपको एकदम से ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, टेक अ डीप ब्रेथ। आप पेपर को छोड़े, पेन को छोड़े, 2 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, टेक अ डीप ब्रेथ। मैं शायद मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे आपको हाथ स्ट्रेच करना अलाउड है या नहीं है। हाथ तो स्ट्रेच कर सकते हैं मैम, क्या प्रॉब्लम कई है? बार टीचर्स बोलते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? दिस इज एक्चुअली अ गुड हैबिट कि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनको जोड़ लेते हैं। जयपुर से दीपेश हमारे साथ जुड़े हैं। दीपेश, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरे को मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कुछ बताएं आप। मैथ में आपको प्रॉब्लम आती है? जी सर। दिस नीड्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक्चुअली सबसे सिंपल ये है कि मैथ्स के लिए यू नीड अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। इसके अंदर रटाफिकेशन नहीं चलता है। आपको जो फॉर्मूलाज हैं उनको कई बार रिवाइज करना पड़ता है। आपका कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर होता है तो आप उसके अंदर अच्छे से कर पाएंगे। इट्स नीड्स अ प्रैक्टिस। मानव जी कुछ कहना चाहेंगे? यही कि मैथ में जो भी आपके सूत्र आपने पढ़े, मैडम ने बताया जैसे कि फॉर्मूला है, उनको आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। और कुछ नया है ना, कई बार क्या है कि स्टूडेंट नई गाइड या नई जो है बुक के चक्कर में देखता है कि ये एक अलग लेवल का प्रश्न है। आप नया टाइप में ढूंढिए, जिन टाइप्स के द्वारा आप चलते आ रहे हैं वही करिए। वैसे लगता है कि मैथ अगर आपका सूत्रों के द्वारा देखा जाए और इस तरह सीखा जाए तो मैथ ज्यादा मार्किंग सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आपका हो जाएगा। और आप स्टेप बाय स्टेप करें, सिंपल एक एक तरीका। हाँ, आप स्टेप बाय स्टेप लिखो हर चीज। 75 नंबर का अटेम्प्ट किया था, 75 ही आए थे मेरे। आप उसको स्टेप बाय स्टेप करो, लिखो उसके अंदर। हाँ, लेकिन हम स्टडी की बात कर रहे थे, हम रिवीजन की बात कर रहे थे। अमूमन हम पीछे के दौर में जाते हैं तो जिस तरीके की हम प्रैक्टिस किया करते थे कि 6-7 दोस्त थे, बुक्स को छोड़ देते थे, अब एक दूसरे से क्वेश्चन रेज करते थे। जवाब आता था तो उसमें ऐड ऑन करते थे, नहीं आता था दूसरा उसको ऐड ऑन करता था। और वो एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिससे आपके जहन में तेजी से चीजें जाती थी। ये जो ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं, जो ग्रुप स्टडीज करते हैं, ये एक अच्छा तरीका होता है। कई बार क्या होता है कि जब आपके पास समय होता है, आप इतने ज्यादा घबरा जाते हो। इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ है कि आप इतना ज़्यादा घबरा जाते हो कि आप जब बुक देखते हो, आपने पहले पढ़ा हुआ है, पर जब आप बुक देखते हो आपको वो कैच नहीं कर रहा। इस समय जब सामने वाला कुछ बोल रहा है, सेम चीज़ रीड आउट भी करता है, तो आपके दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड में आपने पहले पढ़ा हुआ था वापस रिकॉल होता है। ये होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस समय नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने पास किसी को, आपके बहन या भाई को बोल सकते हैं कि वो आपको हेल्प करे। वो सिर्फ पढ़ेंगे भी, रीड आउट भी करेंगे तो आपको रिकॉल होगा, क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ है, याद करा। बात अभी सिर्फ रिवीजन की है। वैसे भी हमारे दिमाग में ज्यादा रहती हैं, क्योंकि फिल्में जो हमने बचपन में देखी आज तक उनकी कहानियां याद है हमें। हाँ। जो किताबें पढ़ी हैं वो याद नहीं है। अभी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए एक्चुअल अभी प्रॉब्लम क्या है कि अब समय बहुत कम रहा है। हाँ, और अगर इस समय कोई अगर ग्रुप डिस्कस होता है, करेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा है, तो वो उसके लिए नुकसानदायक है। शॉर्टकट फॉर्मूलाज नहीं यूज करना चाहिए। अभी आपका जो पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज करें शांत मन से, जितना आपने पढ़ा हुआ है। अभी हमारे पास इतना ही समय है। ठीक है, अंजलि पाठक जी, अंतिम कमेंट मैं आपसे चाहूंगा मैम, क्योंकि खाने पीने की बातें बहुत ज्यादा हो गई, हम पढ़ने पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या बच्चा कुछ अपने साथ लेकर जा सकता है? क्योंकि घर से निकलना और एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना, मुझे लगता है हर बच्चे के आधे घंटे से 1 घंटा इसमें स्पेंड होगा। उस दौरान वो क्या कैरी करे? देखिए, एक तो आप भरपेट नाश्ता करके जाइए घर से। भरपेट का मतलब है बहुत हैवी नहीं, लेकिन अच्छा सा प्रोटीन रिच अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाइए, जिसमें कि सारे फूड ग्रुप्स आपके शामिल हों। साथ में आप अपने साथ लिक्विड्स लेके जाइए। लिक्विड्स में आप हेल्दी लिक्विड्स को कैरी कर सकते हैं, जैसे कि आप मिल्क ले जा सकते हैं या बटर मिल्क ले जा सकते हैं, या कोई फ्रूट का फ्रेश फ्रूट जूस अपने साथ ले जा सकते हैं, या कोई फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं, नट्स कैरी कर सकते हैं। अपने आप पे आत्मविश्वास रखिए, समय से पहले वहाँ पहुँचिए और बीच बीच में पानी पीते रहिए। और जैसे कि अनीता मैम ने भी बताया कि आप लंबी गहरी श्वास लीजिए, और जिससे कि आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। तो उस टाइप की यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता तय है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हैं, रिद्धिमा सवाल कीजिए अपना। सर, ये क्वेश्चन है कि मतलब अभी एग्जाम है, उसके लिए टिप्स चाहिए थी बस।
क्या कह रहे हैं आप? रिद्धिमा, अपने सवाल को दोहराइए, क्या कह रही हैं? उनको ये कहना है कि एग्जाम की टिप्स, एग्जाम के लिए कुछ टिप्स मांग रही है शायद। टिप्स तो यही है, नहीं कर पाऊंगा सवाल, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है तो टिप्स दीजिए सर। टिप्स सारी यही अब तक जो अभी जो बातें चल रही हमने है सारी बातें सारी टिप्स टिप्स है कि आप फिर भी क्योंकि प्रोग्राम हमने कविता के साथ शुरू की थी, मानव जी चाहेंगे क्लोज भी ऐसे ही करें जिससे आत्मविश्वास बना रहे, क्योंकि आत्मविश्वास बना रहेगा तो जीत जाएंगे। जी सर, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि आप सब युवा हैं और युवाओं में एनर्जी का सोर्स सबसे ज़्यादा होता है, और ऐसा कहा जाता है कि जीवन जवानी का वजह स्वर्णिम इतिहास रचाता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। तो आप जमाने को बदलने वाले लोग हैं। ये ऐतिहासिक दिन है आपका कि कल से आप एग्ज़ाम देंगे और उस एग्ज़ाम को आप जीवन भर सबको बताएंगे कि मेरा लास्ट बोर्ड में इतने % थे। इसकी हम बार बार बातें करेंगे, तो इसको आराम से मन से दीजिए और ये याद रखिएगा कि ज़िंदगी में कभी भी कोई गलती आपको सीखने का मौका देती है। अगर कहीं आपसे थोड़ी बहुत गलती भी हो गई तो 100% नंबर नहीं लाने, आप 90, 92 लाएंगे या उससे कम भी लाएंगे तब भी कोई बात नहीं, कॉम्पिटिशन का युग है। ऐसी स्थिति में अब वो सीनियरिटी या वो परसेंटेज वाइज नौकरियां नहीं लगती, आगे जो आपको बहुत कॉम्पिटिशन देना है। बस मैं यही कहूँगा कि आप अच्छा पढ़िए, खुश रहिए और ये बात हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव रहिए, कि अपने आप पे विश्वास रखिए कि जीतने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत होता है। कॉन्फिडेंस आप अगर रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी हरा पाएगा। इंसान की खुशबू बनी रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा तो रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। आए हो दुनिया में तो आत्मविश्वास बनाए रखिए, क्योंकि बादशाह बनी रहती है, बादशाह तो बदलते रहते हैं। सारा बादशाह आत्मविश्वास से है सब। एक कॉलर जयपुर से जुड़ी हैं, यालवी जी। यालवी जी, सवाल कीजिए। सर, अभी मेरे 10th के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पहली बार दे रही हूँ, चालू होने वाला है, तो मुझे नर्वसनेस हो रही, तो सर उसके लिए क्या करें? मैं आपके सवाल का जवाब तो दिला देता हूं, लेकिन उसके साथ आप ये कीजिएगा, इस प्रोग्राम को दोबारा फेसबुक पर और यूट्यूब पे देखिएगा, उससे आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सवाल किया, अनीता जी तो पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठ रही है। हाँ बिल्कुल, हम सब लोग पहली बार ही बोर्ड एग्जाम में देते हैं और हर काम हम अपनी लाइफ में पहली बार करते हैं और वो पहली बार हमें बहुत अच्छे से करना है। रिलैक्स रहो, अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट दो। जब हम अपने आप को पॉजिटिव थॉट देते तो हमारा दिमाग एक्चुअली उस दिशा में काम करता है। ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसको आपको देने के लिए जुट जाती है। एक्चुअल में ये होता है, हम अपने आप को पॉजिटिव थॉट देते हैं। हम इंसान की फितरत क्या होती है कि नेगेटिविटी उसके दिमाग में पहले घुसती है। ये नहीं करना है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा एग्जाम अच्छा होगा, मैं कर सकता हूँ, मुझे इतना आता है। ओके, मैंने 100% नहीं पढ़ा है, मैंने 80% पढ़ा है। एग्जाम में आने के चांसेस 80% है कि 80% जो मैंने पढ़ा है उसमें से आता है, तो मुझे 80% पेपर आता है, 20% मैं अपने विवेक से काम में लूंगा। अच्छा, तो ऐसी चीजें आप करें। ध्यान ना दे जो कॉन्फिडेंस ब्रेक करने के लिए। हाँ, मुझे तो सब कुछ आता है, पता नहीं तेरा कितना आपको आता है, आप कर सकते हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या क्योंकि कहता आप है? 12th क्लास में हो, आपको इतना कुछ आता है, आपने साल भर पढ़ाई करी है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मानव जी और अंजलि जी, आपका भी शुक्रिया। अंत में सिर्फ इतना कहेंगे, अच्छा खाकर जाइए, अच्छा पहन कर जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि आपके 10th में कितने एग्जाम हुए हैं, कितने आपके नंबर आए, 12वीं में कितने नंबर आए, और उन नंबरों के आधार पर आगे आपकी कई परीक्षाएं होनी हैं। तो आत्मविश्वास को बनाइए और जीत कर आइए। नमस्कार।